चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट करने वाले थे, है ना। आइए तो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, जरा देखिएगा। कहता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स क्वांटिटी। मार्जिनल यूटिलिटी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स क्वांटिटी एंड इज, देखिएगा, समझिए बच्चों। मार्जिनल यूटिलिटी बच्चों, जैसे जैसे देखिएगा, जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन को बढ़ाते हैं ना बच्चों, कंजम्पशन कहने का मतलब हो गया कि क्वांटिटी, जरा समझ कर देखिए। जब हम लोग क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब कंजम्पशन को बढ़ाते चले जाएंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी घटता चला जाएगा। देखिए बड़ा सिंपल सा बात है, हर कोई जानता है कि एज वी इंक्रीजेस द कंजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। देखिए इसी चीज को किस तरीके से सिस्टमेटिक रखा गया आपको परेशान करने के लिए। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स क्वांटिटी, मतलब जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, हम कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हम लोग पहले भी जानते थे बच्चों, बट सामने वाले ने सिस्टमेटिक क्वेश्चन दे दिया तो थोड़ा देर के लिए परेशान हो गए। बट पता तो हमें था कि हम जैसे जैसे कंजम्पशन को बढ़ाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, डिमिनिशेस। बोलिए हाँ या ना। सर। हाँ बोलिए बेटा। हेलो सर, ऑप्शन से क्यों नहीं होगा? ऑप्शन देखिए यहाँ पे आप, यहाँ क्या क्वेश्चन क्या था, जरा क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स क्वांटिटी, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इनडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी कहां से है? अच्छा। मार्जिनल यस सर। यूटिलिटी क्वांटिटी पे इंडिपेंडेंट है क्या? कंजम्पशन नो बढ़ाते सर। हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होता है, तो डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट कहाँ है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट assumption, assumption नहीं है कौन सा, बताइए सर। बच्चों प्रोडक्ट होमोजीनस होना चाहिए, ये तो हम लोग assumption पढ़े थे। कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, ये भी हम लोग assumption में पढ़े थे। और स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, ये भी हम लोग assumption में पढ़े थे। तो बताओ बच्चों, तीनों तो assumption ही है। तीनों क्या है, assumption। प्रोडक्ट होमोजेनस इन नेचर होना चाहिए, कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए और स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए बच्चों। तीनों तो एजम्पशन था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो आपको लगता है इसमें से कोई एजम्पशन नहीं है? तो बच्चों ऐसा इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो एजम्पशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर, बताइए। डी। डी। डी, नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में आप इनडायरेक्टली एक और बात सीख गए बच्चों कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में तीन एजम्पशन। पहला, कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंजम्पशन स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए और प्रोडक्ट होमोजेनस इन नेचर होना चाहिए। आइए बच्चों नेक्स्ट, mu of one commodity has no relation with mu of other commodity implies। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, बताओ बच्चों, बताओ क्या डिनोट कर रहा है, ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। वेरी गुड, एजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। सर जब आपने लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को पढ़ाया था तो वहां इस बात को आपने बताया था कि अल्फ्रेड मार्शल एज्यूम करते हैं, जो हम डिफरेंट कमोडिटीज को जब कंज्यूम करते हैं तो हर कमोडिटी का जो यूटिलिटी है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। तो एजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, वेरी गुड। चलो एटलीस्ट आपने याद रखा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। यस सर। आगे चला जाए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कहता है कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी एक्स विल ए बी एट इक्विलिब्रियम। हाँ बोलो बोलो। ए सर इसका पहला तो ए होगा, ए होगा। एकदम सही बोला तुमने। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी प्राइस की इक्विवेलेंट हो जाए तो हम लोग इक्विलिब्रियम में होते हैं। चलो राइट आंसर इज ए। चलो बच्चों 337 पे आते हैं। सी सर। पढ़ा तुमने? इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स greater than price, then consumer is not at equilibrium, या he will buy more of goods X। सोचो सर। सर प्राइस तो ज्यादा है तो मोर गुड्स तो खरीद ही नहीं सकता। एक तो सेकंड, कंज्यूमर प्राइस इक्विलिब्रियम में नहीं है। कंज्यूमर प्राइस क्या है सर? डी होगा आंसर, सॉरी सर बी। डी he डी। will buy less of goods। हम लोग लेस ऑफ गुड्स एक्स। अच्छा जब हम लोगों को मार्जिनल सर बोथ यूटिलिटी होगा। ज्यादा मिल जाएगा तो हम लोगों को ज्यादा लेने की तो जरूरत है नहीं बच्चों। देखो टेक्निकली समझ कर देखो, पहला बात कि हम इक्विलिब्रियम में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों कि जब हमें मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा ही तो फिर हम ज्यादा गुड्स क्यों परचेज करेंगे। ही विल बाय लेस ऑफ गुड्स एक्स, यानी कि सॉरी 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 लेस ऑफ। ओके नहीं सर नहीं 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 सी तो नहीं होना चाहिए। हम ज्यादा परचेज करेंगे ताकि हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच पाए। ओहो सॉरी ब्लंडर हो गया। हाँ ही विल बाय मोर ऑफ गुड्स एक्स ताकि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो और एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें MU एक्स PX के बराबर हो जाए। तो बच्चों उस हिसाब से देखा जाए तो ए और बी दोनों है ना। तो ए और बी सर वो जब फिर से दोनों, बताइएगा। देखिए बच्चों जब मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है बेटा तो कंज्यूमर तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, सर नहीं। है ना। अब एक बात बताइए, अगर एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में पहुंचना होगा तो MU एक्स को किसके बराबर करना होगा? PX। PX के। तो जब तक हम कंजम्पशन को बढ़ाएंगे नहीं तब तक क्या हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगा? नो सर, बोलिए। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। तो बेटा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन तो करेगा नहीं। उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? कंजम्पशन को बढ़ाना चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल कंजम्पशन को क्या करना चाहिए? हमें बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। यस सर, आगे समझ में। आगे चलते हैं। यस सर। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर देखिए क्या बोलता है। सपोज द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज गिवन एज ₹8 एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपको दिया हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 4 यूनिट इज गिवन एज। लीजिए अब जरा बताइए हाउ मेनी यूनिट शुड अ कंज्यूमर परचेज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। ये अब आपको बताना है। कंज्यूमर का प्राइस ₹8 है बच्चों। ये गलती से यूनिट हो लिखा गया है, यूटिल्स होना चाहिए, UTILS। 3। चलो जल्दी बताओ सभी बच्चे। इन्होंने कहा 3, रोहित ने कहा 3, बाकी बच्चे?
जल्दी बताओ। चलिए देखिए, रोहित ने बिल्कुल सही कहा, सर हमको पीएक्स को एमयूएक्स के बराबर करना था, तो हम तीसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे ना बच्चों। बस एक ही बच्चा दिमाग लगा रहा है, बाकी लोग क्यों बैठे हैं बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 339 लीजिए। चलिए 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 जल्दी दिमाग लगाइए। 1 होगा उसके। 1 क्यों होगा? if price of if सर commodity is sold for 4 rupees 4 4 and mu of 1 rupee is 5 utils, how much unit will a consumer buy to maximize satisfaction? 4 sir. 4। तो चलो आपके हिसाब से 4, तो मतलब राइट आंसर हो गया हम लोगों का डी। वेरी गुड, 4 यूनिट तो राइट आंसर हो गया डी। लीजिए इस क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। हाँ, सपोज एन आइसक्रीम, आइसक्रीम को कितना में बेचा गया बच्चों? ₹30। रितु हैज ऑलरेडी ईटन 3 आइसक्रीम, हर MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग थर्ड आइसक्रीम इज 90 यूटिल्स, 90 यूटिल्स है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 इज 3 यूटिल्स। शुड शी ईट मोर आइसक्रीम और स्टॉप? क्या करेंगी, ये और आइसक्रीम कंज्यूम करेंगी या नहीं? सर अब क्यों कंज्यूम करेंगी बच्चों, सोचो। क्या अब इनको फर्दर कंज्यूम करना चाहिए? नहीं सर, स्टॉप ईटिंग मोर आइसक्रीम। व्हाई? बिकॉज देखिए एक स्टेटमेंट आपको क्लियर कर रहा है, प्राइस कितना है सर? सपोज द आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर ₹30 और रितु ने ऑलरेडी 3 आइसक्रीम कंज्यूम कर लिया और मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम थर्ड आइसक्रीम 90 यूटिल्स हो गया। तो बच्चों जब आप निकालेंगे तो पता चलेगा 30 आ जाएगा। तो यहां पर इनको क्या करना चाहिए? कंजम्पशन को रोक देना चाहिए ना। यस सर। यस सर। उसके बाद देखिएगा 1 में, इफ वन बर्गर गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है बच्चों? 15 यूटिल्स। सेटिस्फैक्शन 25 यूटिल्स। म्यूट कर दो जिन 25 यूटिल्स। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड बर्गर, सेकंड बर्गर का मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा अपना? सोचो। 10 10 होगा सर। 340। वेरी गुड, ए 10 हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो जाएगा। चलिए आते हैं सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 342 में क्या बोलता है? कहता है कि डैश रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन विथ हिज लिमिटेड इनकम, मतलब लिमिटेड consumer equilibrium. हाँ जी, वेरी गुड सर, इसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। सिंपल, हर किसी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जनरल कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जब हम स्टडी करते हैं तो क्या होता है? तो सर जब प्राइस ऑफ कमोडिटी इक्वल हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी के, तो हम कहाँ हो जाते हैं? Yes, sir. इक्विलिब्रियम। तो राइट आंसर हमारा हो गया बच्चों डी। उसके बाद देखिएगा, consumer is in equilibrium and is consuming goods X only MU from the last unit of goods X consumed is 50 utils and MU is equals to 10. What is the price of goods X? 5
बच्चों यस सर 5 होगा। सर ए। A5 गुड। तुम लोगों ने डिवाइड कर कर निकाल लिया ना। हाँ यस द प्रिंसिपल लिमिटेशन, हमको लगा कि शायद तुम लोग गलत बताओगे, तुम लोग दिमाग लगा लिए। प्रिंसिपल थैंक यू सर। लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस relates to the basic assumption that utility can be expressed in terms of, सर प्रिंसिपल assumption हमारा क्या है बच्चों, कि यूटिलिटी एक कार्डिनल नंबर में क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। हम लोग इस चीज को एज्यूम कर कर चलते हैं ना, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन। सर एक सेकंड, तो लिमिटेशन कैसे हो गया? क्या चीज? सर वो लिमिटेशन कैसे हो गया फिर? assumption है तो लिमिटेशन ही ना हुआ। assumption है तो लिमिटेशन ही ना है। सर ऑर्डिनल नंबर से तो हो सकता है ना सर, उसमें भी तो हम लोग रैंक करके चलते हैं तो एक बात बताओ ना, सेटिस्फैक्शन को। अभी तुम क्लास में पढ़े तो कैसे, कितना मेजर करके दोगे बताओ? तुम्हारा सेटिस्फैक्शन अभी के क्वेश्चन के डिस्कशन का कैसे मेजर कर लेंगे? सर रैंक भी तो नहीं ना कर सकते हैं, तो बी भी तो हो सकता है। रैंक की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही ना, प्रिंसिपल लिमिटेशन ऑर्डिनल नंबर, यूटिलिटी एनालिसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो आप पढ़ते हैं तो कार्डिनल नंबर पे ही ना है इसका लिमिटेशन। सर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहाँ है? सिर्फ यूटिलिटी एनालिसिस उसी में है ना सर। ओके यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो चलिए, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन डैश फ्रॉम अ गुड्स। तो भाई किस चीज पर बेस्ड है? एक्चुअल सेटिस्फैक्शन पे कि एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन पे? सर रियलिटी तो यही है कि हम सेटिस्फैक्शन को कभी मेजर कर ही नहीं सकते, तो ये एक तरह का एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन सर एंटिसिपेट किया गया है। तो वी कैन से कि मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी जो है वो एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन पर बेस्ड है। किस चीज पर बेस्ड है बच्चों? एंटिसिपेटेड। बिल्कुल। फिर कहता है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउट वन। लो ये तो बड़ा इजी है, तुम बता सकते हो इसमें से आउट कौन है? डी। वेरी गुड, डी। सर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन और इनडिफरेंस, ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। म्यूट कर दो बच्चों, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। लेकिन सर ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, तो सर ये आउट हो गया ना सर। ये सब हो गया थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और ये हो गया थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, तो ये तो आउट हो गया। चलो बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई Which statement is correct in connection with utility? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए? डी होगा सर इसका, 2, 3 और 4। सर सबसे पहले इट इज सेम फॉर ऑल द कंज्यूमर। अगर हम लोग इस पे फोकस करते हैं तो सर सबसे पहली बात, नहीं सर ये हमेशा हर कंज्यूमर के लिए सेम हो इस बात से हम लोग एग्री तो है नहीं। अच्छा, इट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, हाँ सर ये बात मानते यस हैं। सर। इट इज डिफरेंट फॉर ऑल इन सॉरी, इट इज डिफरेंट फॉर ऑल इट्स कंज्यूमर्स। हाँ सर ये यस भी सर, चल सकता है। वांट सेटिस्फाइंग पावर है, हाँ ये भी सही है ऑब्वियसली। अपनी जगह। ए सर बी।
देखिए, तो क्वेश्चन 351 हम डिस्कस कर रहे थे आपसे बच्चे, पूछ रहा है 349 ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। देखिए सुनिएगा, कहता है द टर्म ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम, एलोकेशन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इज यूज्ड इन। क्या हम लोग इसको लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं, गिफन पैराडॉक्स में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ते हैं, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ते हैं? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। देखो एग्जाम में हम क्या सोचेंगे कि सर ये तो डिमांड में भी हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, लेकिन बच्चों डिमांड में हम लोग एलोकेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे होते हैं। डिमांड में हम लोग पढ़ते कि कंज्यूमर कितना मांग कर रहा होता है। जब एलोकेशन की बात होती है ना बच्चों, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स। आप याद करो, जब हम लोग अलग अलग कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं तो उसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस हुआ है, हम लोगों ने डिस्कशन किया ना इस चीज को बच्चों। यस सर। यस सर। हेलो, हाँ सर, आ रहा आवाज। यस सर। तो क्या हो गया हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है बायर सरप्लस इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ, मतलब बच्चों कंज्यूमर जो है सरप्लस में सबसे ज्यादा किस सिचुएशन में होता है बच्चों? नेसेसरीज के केस में बच्चों, नेसेसरीज, हाँ नेसेसरीज प्रोडक्ट में। ओके, तो नेसेसरीज के केस में हम सबसे ज्यादा रहते। देखिए बच्चों, एक डायग्राम है जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी को शो किया गया है और कंज्यूमर सरप्लस को शो किया गया है, वो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ये देखिए, ये हो गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब समझते हैं इसको बढ़िया से। कहता है इन द अबव फिगर टोटल यूटिलिटीज प्रेजेंटेड बाय, टोटल यूटिलिटी किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, या टोटल यूटिलिटी को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जरा समझिएगा। आइए अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। टोटल यूटिलिटी कहाँ है? टोटल यूटिलिटी का मतलब हमारा टोटल कंजम्पशन। तो सर टोटल कंजम्पशन निकालने के लिए हमको सबसे पहले जहां तक हमने कंज्यूम किया, तो हमने कहां तक कंज्यूम किया, क्यू तक, तो यहां से लेकर हमने यहां तक कंज्यूम किया। इसका मतलब बच्चों अगर हमको टोटल यूटिलिटी निकालना है तो एमयू का समेशन करना पड़ेगा। एमयू धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है, यानी ओ क्यू आर और डी, यहां तक बच्चों ये पूरा हमारा क्या हो गया, ओ क्यू आर और डी, यही ना सर टोटल यूटिलिटी है। हमने क्यू तक कंज्यूम किया और ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, तो हम यहां से बच्चों कंज्यूम करते हुए आए। तो इसका मतलब ओ क्यू आर और डी, यानी ये पूरा एरिया बच्चों, ये पूरा एरिया हमारा क्या है, टोटल यूटिलिटी है। यानी यहां तक हम जितना भी कंज्यूम किए, अगर हम इसका समेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी। यानी अगर हमको टोटल यूटिलिटी निकालना है तो इस पूरे एरिया का क्या करना होगा, समेशन करना होगा। यानी राइट आंसर हो गया बच्चों ओ क्यू आर और डी। तो ओ क्यू आर डी क्या हो गया हमारा, टोटल यूटिलिटी। आते हैं बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन में कहता है इन द अबव फिगर द गिवन प्राइस इज डैश एंड द कंज्यूमर फॉर ओक्यू अमाउंट ऑफ कमोडिटी स्पेंड्स टोटल अमाउंट ऑफ मनी इक्वल टू द एरिया, मतलब वो किस एरिया के बराबर है। हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं ताकि आपके सामने डायग्राम भी आ जाए। लीजिए,
अब इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। कहता है गिवन प्राइस इज, प्राइस कहां पे है बच्चों? प्राइस है ओपी। ये देखो ना, ये देखो हम मार्क कर रहे हैं, आप अपने फोन पे जूम करके बड़ा कर लेना थोड़ा। ये देखो ओपी, तो बच्चों प्राइस तो अपने को मिल गया ओपी, ये पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स हम भर दिए ओपी। एंड द कंज्यूमर फॉर ओक्यू अमाउंट ऑफ कमोडिटी स्पेंड्स a total amount of money equal to the area। जो हम टोटल, बच्चों एक बात बताओ, अगर हमें निकालना हो कि हमने टोटल खर्च कितना किया, तो अब बताओ हम कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी कर देते हैं ना बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है कि नहीं आ जाता है ना? तो देखिए P, ये प्राइस हो गया और ये क्वांटिटी हो गया, तो P O Q R, प्राइस इनटू क्वांटिटी। बच्चों प्राइस क्या है तुम्हारा? OP, और क्वांटिटी क्या है? OQ। तो OPQR, ये पूरा एरिया आया ना, ये पूरा एरिया आया कि नहीं आया? ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, यहां भर देंगे OPQR। तो राइट आंसर हो गया बच्चों ए। थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला दिमाग लगाना था और क्या। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ए, क्योंकि ओपी प्राइस है और एक्सपेंडिचर कितना हो गया? OPQR। फिर देखिए क्या बोलता है, इन द अबव फिगर कंज्यूमर सरप्लस। लो ये तो बड़ा आसान है, ये तो तुम खुद बता सकते हो। लो कंज्यूमर सरप्लस बताओ जरा। पीआर। कंज्यूमर सरप्लस किस में है? डीपीआर। हाँ वेरी गुड, डीपीआर। लीजिए सर, मिल भी गया डीपीआर। देखिए बच्चों कैसे, ये देखिए ना कंज्यूमर सरप्लस, हाँ तो डीपीआर या पीडीआर कहिए या आरपीडी कहिए या डीपीआर कहिए, हाँ वही हो गया सर कंज्यूमर सरप्लस। चलिए बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? सर और लीजिएगा क्लास। क्यों नहीं पढ़ेंगे क्या? सर वो नीट इशू हो रहा है, बार बार ब्लर दिख रहा है स्क्रीन मेरा। अच्छा नेट इश्यू हो रहा है, क्यों डाटा पूरा कंज्यूम हो गया क्या? 50%। अच्छा 50% कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो 50% तो है, तो यूज कर लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं ना है आप लोगों को? ब्लर दिख रहा है बार बार मेरा। अच्छा ब्लर दिख रहा है, ठीक है। तो आप एग्जिट ले लीजिए, रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना तो देख लीजिएगा, डाटा बचा कर रखिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। बस ओके थोड़ा सा और क्लास रखेंगे बस। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चंस हल्का सा डिफर करेंगे। अब थोड़ा सा आईसी पे डिस्कशन करते हैं। आइए बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग अपने क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हैं। अब थोड़ा इंडिफरेंस कर्व पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग आज अभी शुरू करेंगे एमआरएस के बारे में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आप लोग को कितना याद है नहीं है ये तो अलग सी बात है। एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा याद है बच्चों, जब हम आपको इन डिफरेंस कर्व
सॉरी इनडिफरेंस सेट के बारे में पढ़ाए थे, तो वहां सबसे पहले हम आपसे डिस्कस किए थे एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको वहां पढ़ाया है एमआरएस के बारे में। अच्छा, क्या बताया था एमआरएस के बारे में? आपको क्या बताया था? कि जब हम एक कमोडिटी को लूज करते हैं तो दूसरा कमोडिटी को गेन करते हैं, याद है? बोलिए। यस सर। चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट बाय चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट। आप अपने नोट्स का कॉपी निकालोगे तो आपको दिखेगा मैंने एप्पल और ऑरेंज का एग्जांपल भी लिया है। देखिए, एमआरएस इज डिटरमाइंड बाय satisfaction level of consumer या income of the consumer, taste of preference, sorry taste of consumer या preference of consumer। बताइए बच्चों। प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। हाँ जी सर। सर सबसे पहली बात कि जिस टॉपिक के आप डिस्कशन कर रहे हैं वो ऑर्डिनल एनालिसिस पर बेस्ड है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग, रुको थोड़ा सा स्क्रीन हटाते हैं, जरा पहले एक चीज पर आओ। हम लोगों ने क्या ये पढ़ा है ऑर्डिनल एनालिसिस? बच्चों हम लोगों को पता है कि ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है इनडिफरेंस सेट। सबसे पहले तो हम लोगों ने बच्चों ये पढ़ा, और इसी में हम लोगों ने पढ़ा था एमआरएस के बारे में। और हम लोगों को ये बात पहले से भी पता है बच्चों कि जो कंजम्पशन हम करते हैं ये बेस्ड होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पर, इसलिए जितना सेटिस्फैक्शन किसी ए कॉम्बिनेशन में मिलता है उतना ही बी में, उतना ही सी में और उतना ही डी में। हम लोगों ने इसको पढ़ भी रखा है। तो बच्चों एमआरएस जो है बेसिकली किस चीज से डिटरमाइन कर रहा है? तो प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्रेफरेंस, यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को हम कह रहे हैं बच्चों। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ सेट ऑफ आईसी इनडिफरेंस सेट ड्रॉन इन अ ग्राफ। जब हम किसी ग्राफ में इसको ड्रॉ करते हैं बच्चों तो ये क्या कहलाता है? इनडिफरेंस मैप या इनडिफरेंस कर्व? वेरी गुड, इंडिफरेंस कर्व। बच्चों कुछ ऑब्जर्व किया तुमने? डी लिखा हुआ है डिफरेंस कर्व। वहां लिखा हुआ इनडिफरेंस कर्व्स बच्चों, यानी एक से ज्यादा कर्व की बात हो रही है, यानी आंसर इनडिफरेंस होना चाहिए। म्यूट कर लीजिए, साउंड हो रहा है उधर, म्यूट कर लीजिए। चलो तो बच्चों राइट आंसर इनडिफरेंस मैप होगा ना बच्चों, क्योंकि वो प्लूरल सेंस में यूज कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया था? इनडिफरेंस कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम किसी इनडिफरेंस सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कर्व कहलाता है। और इनडिफरेंस सेट्स का देखिए तब ये क्या कहलाएगा? इनडिफरेंस मैप। आप लोग एकदम से ध्यान नहीं देते हो, ब्लंडर कर देते हो। चलो 389 एन IC is convex to the origin because बच्चों कोई भी इनडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों होता है? पढ़ा रखा है मैंने। डी सर, डिमिनिशिंग माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी, बिकॉज सर एमआरएस हमारा डिमिनिश कर रहा होता है। सर एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब एमआरएस डिमिनिश होगा, एमआरएस घटेगा, तो आईसी क्या हो जाएगा? आईसी कन्वेक्स हो जाएगा टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बोलिए बेटा। सर अगर जो इंक्रीज करेगा तो वो कॉनकेव हो जाएगा।
हाँ, अगर ऐसा एक्सेप्शन क्लॉज होता है तो अगर वो इंक्रीज करेगा तो कनकेव हो जाएगा, और अगर कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। माना गया है, ऐसा होता नहीं बट एज्यूम किया गया है। यस। उसके बाद देखिएगा बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बच्चों किस चीज के स्लोप को इंडिकेट करता है? बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व या डिमांड कर्व? इंडिफरेंस कर्व। बी। बी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ। बच्चों अभी यही क्वेश्चन तुमने पढ़ा कि वो कन्वेक्स क्यों है, उसका स्लोप कन्वेक्स क्यों है, क्योंकि एमआरएस के जगह। तो बोलना चाहिए ना कि एमआरएस के कारण सर जब वो कन्वेक्स हो रहा है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके स्लोप को इंडिकेट करता है? आईसी के स्लोप को। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। फिर देखिए कहता है द स्लोप ऑफ आइसिस डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ कर्व। डी होगा सर इसका शायद। सबसे पहला कहता है स्लोप ऑफ आइसिस डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। हाँ सर, स्लोप तो अलग है, तो ये बात तो अपने आप में सही है। म्यूट कर हाँ, दीजिए। और ये सी वाला भी सही है। हाँ, स्लोप ऑफ आइसिस मेजर्ड बाय एमआरएस व्हिच फॉल्स। हाँ जी सर, सी भी सही है। तो उस हिसाब से राइट आंसर हो गया बोथ ए एंड सी। तो राइट आंसर हो गया हमारा बोथ ए एंड सी। चलिए, लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए अभी तक कि नहीं हुआ? हो गया होगा। हो गया होगा, है ना? आइए उसके बाद फिर बच्चों एक और क्वेश्चन पे आते हैं। ओनली वन आईसी विल पास थ्रू गिवन पॉइंट ऑन एन इनडिफरेंस मैप इंप्लाइज। बताइए। ए और क्या होना चाहिए? सर सिंपल बच्चों, ओनली वन आईसी विल पास थ्रू गिवन पॉइंट ऑन एन इनडिफरेंस मैप। तो सर सिंपल इसका ये मतलब हुआ कि ये सर वो वन कॉम्बिनेशन कैन लाइज ओनली ऑन वन आईसी। एक आईसी पर एक ही कॉम्बिनेशन है ना सर, सिंपल। चलिए तो